कैसे हैं सर आप? मैं ठीक। सर सबसे पहले हम बात करते हैं फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रॉक्सीज़ की जब मैं बात करती हूँ, जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमें धमकियाँ दी जा रही है। आखिरकार ये प्रॉक्सीज़ हैं क्या? आप मुझे बताएं कि प्रॉक्सीज़ होती क्या हैं? ये कोई पॉलिटिकल टर्म है, ये क्या है? देखिए बुशरा, ये एक पॉलिटिकल टर्म ही है। इस पे प्रॉक्सी किसे कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं कि यानी खुद सामने नहीं आना, यानी ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली इस केस में अगर हम देखें तो मतलब यह कि कोई डायरेक्टली खुद बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी और के ज़रिए बात कही जा रही है, पहुंचाई जा रही है। तो यानी मैं अपना काम खुद ना करूं और आपके ज़रिए किसी को आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर भिजवा दें, आपको भिजवा दूं को काम करने के लिए या बात कन्वे करने के लिए। मैंने कहा इस पर्टिकुलरली इस केस के अंदर तो वैसे तो और भी कई जगह पर होती है। आप क्लास में भी प्रॉक्सीज नहीं बोलती, आपकी क्लास में आप जाती नहीं है, हाजिरी लगवाती नहीं है, और आपकी क्लास फेलो यूनिवर्सिटी में आप करती रही होंगी ना, आपके बिहाव पे आपकी रोल कॉल कर देती है। तो यहाँ पर भी ये है कि काम किसी का है, कर कोई रहा है, ठीक है। तो ये मामला जो है ये नया नहीं है, ये पुराना है, हमेशा से होता रहा है। ये दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वार्स भी होती रहती हैं। जैसे अफ़गान वार थी तो इसके अंदर बहुत सी प्रॉक्सीज़ थी। अमेरिका ख़ुद नहीं लड़ा, यहाँ पर आकर अपनी फ़ौजें नहीं उतारी एक तवील अरसा 30-35 साल, और उसने कई जो ऐसी जहादी तंजीमें थीं उनको आगे किया और कहा गया कि ये अमेरिकन प्रॉक्सीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये है प्रॉक्सी। अच्छा, ये जो केस जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, ये है कि ये आपको पता है कि ऑडियो लीक्स का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ जस्टिस बाबर सत्तार सुन रहे थे, और उनके हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से एक ये कंट्रोवर्सी चली कि ये इनकी डुअल नेशनलिटी है, और फैसल वाडा साहब ने इस केस को उठाया और उस पर उन्होंने फिर लेटर्स भी लिखे, जिसका वो अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उस पर कोई जवाब नहीं मुझे मिल रहा कि इनकी डुअल नेशनलिटी है या नहीं है। फिर बहरहाल उस पर हाई कोर्ट का एक जवाब आ भी गया कि इनकी नेशनलिटी है, डुअल नेशनलिटी है, लेकिन वो उन्होंने पहले से बता दी थी। सो ये एक इसकी मुख्तसर सी बैकग्राउंड है। तो लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, बहुत अच्छा, और उसमें उन्होंने वो फिर तमाम हदें जो हैं वो फलांग गए। अच्छा, बड़े तरीके से उन्होंने की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस पर ही नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई, आज खुद नोटिस लिया। लेकिन फैसल वाडा उसके बाद रात गए तक टीवी चैनल्स पर बैठे रहे और अपनी उन्होंने हरफ बहरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर दोहरा दी कि वो पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा, कोई मुझे गाली देगा मैं 2 गालियाँ दूंगा, कोई मुझे इज़्ज़त देगा मैं उसे डबल इज़्ज़त दूंगा, कोई मुझे प्यार करेगा मैं डबल प्यार। लेकिन इसमें वो बड़े तरीके से इधर उधर से घूम के अपने स्टेटमेंट्स पास कर अपने तई वो बड़ा बच बचा के, और वो ऐसे उनका ख्याल है ये है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो किसी गिरफ्त में आ नहीं सकती। वो जैसे एक पहलवान होता है ना, वो तेल मल के जिस्म को निकलता है, उसका ख्याल होता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन आगे भी पहलवान जब अगर माहिर पहलवान हो तो वो उसको भी पकड़ लेता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पकड़ा है, नोटिस किया है, और उन्होंने कहा है कि इधर आओ ना भाई साहब। दूसरी इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल जो MKM के हैं, उन्होंने भी यही ऐसी बातें की। तो इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और आज उन पर जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है, ठीक है। और ये उनको जो है वो 5 जून तक उन्होंने 5 जून को उन्हें तलब किया गया है। इस दौरान पैमरा से कहा गया कि वो इसकी तमाम जो वीडियो है और इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी दें, ताकि एक लफ्ज़ सामने रखें कि इन्होंने क्या कहा है, और देखा जाएगा इसमें कहाँ कंटेम्प्ट कहाँ ये मुर्तकब हुए हैं। ये मामला बड़ा संगीन है। अब ये लड़ाई इनफैक्ट जो है ये बढ़ती जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि ये इदारों के दरमियान लड़ाई है। मसलन सीधी सी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई है। अदलिया और हमारी फ़ौज जो है ये हमेशा से एक बहुत आइडियल रिलेशन रहे हैं इनके, और पाकिस्तान के अंदर जो भी चलता रहा है, यानी इक़्तिदार के जितने मामला थे उसमें ये हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बस ये यहाँ तक हुआ कि जब कभी फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया तो उसको भी, ये रिकॉर्ड की बातें हैं तो ख़ुद तो नहीं कह रहे कि उसको
अदालतों ने उसे Documentary कानूनी के जवाब साथ, दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, उन्हें कहा कि ये ठीक है, जी, जायज़ जी, है। जी। तो इस हद तक एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि दोनों के दरमियान जो है वो एक सेम पेज वाली सूरत हाल वो मुख्तलिफ हो रही है, ज़रा उसमें फ़र्क आ रहा है और वहाँ पर एक दूसरे को ज़रा अपोज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है, इनफैक्ट ये जो बातें हैं, ये उसी का एक शाखसाना है। और अब तो हाईलाइटेड है, और अब तो इस गिरफ्त में आ गई हैं। देखिए, असल में बात ये है कि वो ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर है, उसी दामान पहुँचेंगे मुझे ना मोतबर करने, इसी खातर हमेशा मोतबर होने से डरता हूँ। मतलब ये है कि वो कहता है, शायर कहता है कि मैं मोतबर इसलिए होने से डरता हूँ कि मेरे जो खैर खा है ना, वो बड़े ही मेरे साथ सगे हैं, वो उसी जब मैं थोड़ा सा बाइज़्ज़त मुआशरे में होने लगूंगा ना, तो वो आकर मुझे चार बंदों में बिस्ती कर देंगे मेरी। सही बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अंजाम तो मैं पूछूंगी बाद में, अब तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन ये बताइए लड़ाई शुरू कैसे हुई? देखिए, पिछले कुछ सालों से आप ये कह सकते हैं कि कोई एक दहाई से ये पाकिस्तान के अंदर जो आपका स्टेट क्राफ्ट है, उसके अंदर एक तब्दीली जो देखने में आ रही है। जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे दो बड़े ताकत के जो मराकज़ हैं, हमारी अदलिया और हमारी फ़ौज, ये हमेशा से एक सेम पेज पर रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं। अच्छा, इन दोनों के साथ पहले पॉलिटिशियंस भी मिल जाते थे, कोई एक आध पॉलिटिशियंस में से कोई एक आध फरीक जो है इनके साथ मिल जाता था और वो बाकियों की छुट्टी करा देते थे और मिलकर ये जो है वो काम ग्रुपिंग हो चलाते जाती थी, ठीक है, और थे, मिल के काम चलाते थे। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी खराबियां आप कह लें, उसमें ये तमाम जो पिलर्स हैं स्टेट के, तमाम जो अहम ये जो सेक्शंस हैं, इन तमाम ने कोई ना कोई हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि मार्शल लॉज को अदलिया ने, फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाए और अदलिया ने उन्हें कानूनी जवाब फराहम किया, आइनी कवर दिया। सियासतदानों ने उसी वक्त को काफ लीग बना ली, कभी कन्वेंशन लीग बन गई, कभी कोई बन गई, कभी, ठीक है ना, इस तरह की सियासी पार्टीज़ बनाकर वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो यही वजह है कि अब जबकि कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होना शुरू हुई हैं और सोच में तब्दीली आना शुरू हुई है और ये बात कही जाने लगी है कि इदारों को अपने अपने आइनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ये जब से डिबेट ये शुरू हुई है, तो उसके बाद जब कोई पॉलिटिशियन सीधा होने की कोशिश करता है, आइन पर चलने की कोशिश करता है, तो उसे उसका माजी याद करवाया जाता है कि तुम माजी में तो ऐसे नहीं थे, तुमने तो अयूब खान के साथ मिलकर काम किया। अगर पीपल्स पार्टी को काम करना चाहती है तो उसे कहता है भी तुम बड़ी जमहूरियत पसंद बन रही हो। सही हो गया। भुट्टो तो अयूब खान के बेटे थे, अयूब खान को सपोर्ट किया उन्होंने। हिस्ट्री रख दी जाती है। अगर नवाज शरीफ कोई आइन कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है मियाँ तुम वही नवाज शरीफ हो ना जिसने ज़ियाउल्लाह की जो पैदावार है, ठीक है। इमरान खान ने अगर कोई बात की है तो कहते हैं कि ये तो पाशा की पैदावार है, सही। सेम केस इज़ विद जुडिशरी अगर कोई बात करने लगती है तो कहा जाता है आप वही हैं ना जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को आइनी करार दिया, जिन्होंने ज़िया के मार्शल लॉ को आइनी करार दिया, जिन्होंने तमीज़ुद्दीन केस याद करवा दिया जाता है उन्हें। आपने भुट्टो को फांसी लगा दी। फ़ौज के साथ फ़ौज कहती है तो फ़ौज को कहा जाता है कि आप वही फ़ौज हो जिसने उस दौर में वो मार्शल लॉ लगाया, उस दौर में वो मार्शल। अब आप कैसे, अगर फ़ौज ये कहती है कि हम गैर सियासी होना चाहते हैं, हम सियासत पे अपना किरदार नहीं चाहते, तो फ़ौज को फिर वो दिन याद करवाए जाते हैं कि जब फ़ौज सियासी थी। सो कोई भी किसी को सुकून से चैन से रहने नहीं देता। तो वो जो मैंने कहा कि उसी दामान पहुँचेंगे मुझे ना मोतबर करने, इसी खातर हमेशा मोतबर होने से डरता हूँ। तो मोतबर होने ही नहीं दिया जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम शुरू करना पड़ेगा, किसी को तो इब्तिदा करनी पड़ेगी, किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि बाकी सबके लिए। तो ये सारी लड़ाई इसीलिए है। फैसल वाडा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही है। तो देखते हैं कि अब इस पर क्या करते हैं। अंजाम आपको क्या लगता है, कोई आइडिया है आपको क्या हो सकता है? देखें, एक अंजाम इसका यही है कि ये चीज़ें जो हैं होगी डेफिनेटली। मेरा ख्याल है कि इस पर एक एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अगर स्पेयर कर दिया गया तो ये सिलसिला जो है वो आगे भी चलेगा। और 5 जून को जब ये तलब हुए हैं तो उससे पहले आपको कोई क्या लगता है कि क्या प्रिपरेशंस होंगी इनकी? एक तो वो रिकॉर्ड भी मंगवाया गया है जो स्टेटमेंट्स इन्होंने पास की थी, बिल्कुल, ये भी, हाँ, और इनको जो तलब किया गया है ये भी अपनी स्टेटमेंट्स जो है ये तैयार करेंगे। एक ये प्रॉक्सीज़ की जो बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉक्सीज़ हर दौर में रही हैं,
मतलब हर इदारे ने, जैसे मैंने कहा ना कि हर इदारे ने इस काम में अपना हिस्सा डाला है, उसी तरह से मसलन ये है कि देखिए किसी दौर में फ़ौज के लिए जो पॉलिटिशियन काम करते थे वो प्रॉक्सीज़ पहले भी होती थी। मसलन एक बहुत मशहूर होता था कि पीर साहब पगाड़ा बात करते थे कि मैं GHQ का बंदा हूँ, मैं पिंडी का बंदा हूँ। शेख रशीद कहते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, और वो बाकी पॉलिटिशियंस के बारे में कहते थे कि वो भी गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो ये पॉलिटिशियंस में, जुडिशरी के अंदर भी वहाँ पर कई वकला ऐसे रहे हैं जो कई बार ऐसे केसेस सामने आए, कई बार ऐसे वाक़या सामने आए जब ये पता चला कि फ़लाँ वकील साहब ने वो जो रिट की थी वो फ़लाँ जज साहब के कहने पर रिट की थी, तो वो उसमें से कुछ निकालना चाहते थे। इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी प्रॉक्सीज़ के ऊपर काम करती हैं, उनकी भी प्रॉक्सीज़ होती हैं। मतलब जब वो अपने अलायंस बनाते हैं तो वो उस एक अलायंस के अंदर वो अपने हामी पार्टीज़ जो हैं, वो छोटी पार्टीज़ वो इकट्ठा करती हैं। हमें याद है जब ग्रुप्स बन जाते हैं, जब ARD बनी थी ना, एक नवाज शरीफ के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने बनाई, तो उस पर कई छोटी छोटी पार्टीज़ जो थी ना वो भी थी। तो वो जब मीटिंग होती थी ARD की, उस अलायंस की, तो उसमें वो सब ग्रुप्स सब पार्टीज नवाबुल्लाह नसरुल्लाह को और मियाँ नवाज शरीफ को बहुत जिच करती थी वो छोटी पार्टीज़, और उनके पीछे कहा जाता था कि ये बेनज़ीर भुट्टो की प्रॉक्सीज़ हैं।